हाँ लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन पे छोड़ा था, आंसर निकालें इसके तो बताइए। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, इनके मास और चार्ज का जो रिलेटिव रेशियो है वो पता है। तो अगर सेम स्पीड से एंटर हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो रेडियस का क्या रेशियो होगा, सेम लीनियर मोमेंटम है, सेम काइनेटिक एनर्जी है और सेम एंगुलर मोमेंटम है। बोलिए। देखो पहले केस में रेडियस को हम लोग लिखते हैं एम वी अपॉन क्यू बी। तो अब यहाँ से देखो कि अगर स्पीड सेम है और मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो एक तरह से जो रेडियस है वो एम बाई क्यू के प्रोपोर्शनल बनेगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आर प्रोटॉन इज टू आर ड्यूट्रॉन इज टू आर अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा। अब प्रोटॉन के लिए हो जाएगा एम बाई ई, ड्यूट्रॉन के लिए हो जाएगा 2m/e और अल्फा पार्टिकल के लिए हो जाएगा 4m/2e। बोलिए। तो ये आंसर क्या 1:2 आएगा पहले वाले का। इसी तरह से सेकंड में क्या बनेगा, सेकंड में हम आर को लिखेंगे p अपॉन क्यू बी। अब सेकंड केस में तुम देखो तो p और b दोनों सेम है तो r q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो। थर्ड केस में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अगर लिखें तो r को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2m/ke अपॉन क्यू बी। तो ये प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट m अपॉन क्यू के। बोलिए। करूँ मैं आगे सॉल्व, ये आंसर है तो बताओ। एंड फोर्थ पॉइंट में सेम एंगुलर मोमेंटम है तो देखो आर का वैसे तो फॉर्मूला होता है एम वी अपॉन क्यू बी। अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो इसको ऐसे लिख लो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी आर अपॉन क्यू बी, क्योंकि एम वी आर जो है वो बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि जो आर स्क्वायर है वो क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आ जाएगा जो आर होगा वो अंडर रूट क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। हो जाएगा सॉल्व, बताइए। हम्म। हो जाएगा। इस केस में आंसर आएगा, सेकंड में आंसर आना चाहिए 2:2:1, ठीक है। थर्ड केस में आंसर आना चाहिए 1:√2:1 और फोर्थ पार्ट में आंसर आना चाहिए √2:√2:1। बताइए क्वेश्चन क्लियर है सभी को। यस सर। क्या था अपने आप या नहीं कर पाए, नहीं किया था। हम्म। बोलिए। कोई डाउट इसमें। नो सर। ठीक है। ठीक है, देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहा हूँ। सपोज एक फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड का थिकनेस दिया हुआ है डी के इक्वल। और एक चार्ज पार्टिकल है जो इस पाथ के अलोंग इसके अंदर
m कॉमा q एंटर कर रहा है विद स्पीड v नॉट। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है फाइंड डेविएशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। मतलब ये फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड है। फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड केवल इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन तीन ए बी सी तीन पार्ट्स में हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन कितना होगा। डेविएशन मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का एंगल। पार्टिकल मुड़ेगा, स्पीड में तो कोई चेंज आएगा नहीं। और टाइम उसने कितना स्पेंड किया मैग्नेटिक फील्ड में, इन तीन कैटेगरी में। अगर डी एम वी नॉट अपॉन क्यू बी से बड़ा है, या डी एम वी नॉट अपॉन क्यू बी से जस्ट छोटा है, या डी एम वी नॉट अपॉन क्यू बी से काफी छोटा है। करोगे ट्राई इसको, बोलिए। बताइए, देखो ट्राई करो, बताओ। इस केस में करना क्या है, ये जो एम वी अपॉन क्यू बी लिखा हुआ है ये एक्चुअली रेडियस है। ठीक है, और डी और रेडियस के बीच में हमें एक रिलेटिव डिफरेंस दिया हुआ है कि भाई दोनों में क्या रिलेटिव। तो अब तुम देखो पहले केस में क्या है कि डी की वैल्यू अगर रेडियस से बड़ी है, तो देखो एंटर होने के तुरंत बाद, एंटर होने के तुरंत बाद इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, ध्यान से देखना। तो खास बात ये है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा टुवर्ड सेंटर है। और इस बार जो सेंटर बनेगा ना, इस बार जो सेंटर बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि रेडियस जो है, ये देखो रेडियस का मतलब हो गया सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये जो रेडियस है ये ये डी से छोटी हो, डी बड़ा है। तो वैसे तुमको तो सेंटर मिल गया, तुमको रेडियस मिल गई, तुम्हें सर्कल ड्रॉ करना है। अब ध्यान ये रखना कि सर्कल तुम्हें उतना ही ड्रॉ करना है जितना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मतलब ठीक है, मैंने अभी पूरा बना दिया है, ऐसे देखो। लेकिन सर्कल इसमें से उतना ही बनेगा जितना वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। ठीक है, तो ये बाकी वाला पार्ट हम हटा देते हैं यहाँ से। भाई सर्कुलर पाथ पे वो तभी तक तो चलेगा जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। बात समझ में आ गई है। और जैसे ही वो इधर से बाहर आएगा तो उसका डेविएशन कितना हो जाएगा, क्यों भाई। सब इसका पाई। डेविएशन की वैल्यू, मतलब पहले वाले में आंसर हो जाएगा डेविएशन का वैल्यू पाई होगा। और टाइम स्पेंड कितना होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कितनी देर रहा। तो देखो आधा सर्कल, पाइन अपॉन क्यूबी। हाँ आधा टाइम रहा तो पूरा टाइम होता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी, याद है। पूरा टाइम होता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो आधा टाइम हो जाएगा पाई m अपॉन क्यू बी, ये है। ठीक है ना। दूसरे केस में क्या होगा, तो दूसरे केस में जो उसका रेडियस है वो डी से जस्ट बड़ा है, देखो ध्यान से। और अगर रेडियस उसका डी से जस्ट बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जस्ट यहाँ से बाहर निकलने वाला है। देखो वो ये वाला पाथ फॉलो करके इस लाइन से बाहर निकल जाएगा वी नॉट, और एक तरह से क्वार्टर सर्कल बनेगा। क्योंकि जो रेडियस है, जो डी है, वो आर माइनस के इक्वल है, मतलब आर से जस्ट छोटा है। तो आर थोड़ा सा बड़ा है। तो सेकंड केस में कितना आ जाएगा, सेकंड केस में डेल्टा की वैल्यू, क्यों भाई कितनी होगी, पाई/2। और टाइम स्पेंड कितना लिखेंगे, टाइम स्पेंड लिखेंगे पाई m अपॉन 2 क्यू बी। देख लो। सर हाँ बोलिए। सर जैसे कि आपने इसमें लिखा हुआ कि रेडियस जो जस्ट बड़ा है, अगर इसी में यही केस हो जाता कि रेडियस और डी इक्वल है तो क्या करते हैं, वो अंदर घूमता या फिर। इक्वल, इक्वल के बारे में पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इक्वल में फिर दो बातें हैं, वो घूम पाया यस। या नहीं घूम पाया। तो ऐसा क्वेश्चन थोड़े ना पूछेगा। या इसलिए ओके तो कह सर। रहा हूँ, या तो थोड़ा बड़ा हो या थोड़ा छोटा हो। डी की वैल्यू अगर यस। थोड़ी बड़ी हुई तो सेमी सर्कल हो जाएगा, और डी की वैल्यू थोड़ी छोटी हुई तो क्वार्टर सर्कल हो जाएगा। एग्जैक्टली पे क्या होगा वो क्या मालूम। ठीक है ना। और थर्ड केस में देखो ध्यान से, थर्ड केस में क्या होगा। तो थर्ड केस में उसका जो रेडियस है, अब की बार रेडियस उसका
काफी बड़ा है, तो मान लेते हैं कि उसका सेंटर यहाँ पे है। देखना ध्यान से, मतलब डी काफी छोटा है एक तरह से। तो रेडियस अगर बड़ा है तो अब तुम्हें सी को सेंटर मानते हुए रेडियस लेते हुए सर्कल बना देना है। तो इस बार तुम अगर सर्कल बनाओगे तो देखो ध्यान से, ये कहाँ से निकलेगा क्यों भाई? तो ऐसे बोल सकते हैं कि इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम ये निकालें कि इसका एंगल कितना डेविएट हुआ, मतलब कितना एंगल ये मुड़ गया डेल्टा, तो ये डेल्टा और ये डेल्टा सेम आएगा, चेक कर लो। और ये भी रेडियस आर है और ये डी है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि साइन डेल्टा की वैल्यू, अब ये क्वेश्चन में भी किया था हम लोगों ने, वो डी बाई आर के इक्वल होगी। तो इससे तुम्हें डेल्टा मिल जाएगा क्यों भाई? डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ डी बाई आर। और टाइम स्पेंड कितना बनेगा? तो टाइम स्पेंड हो जाएगा डेल्टा एम बाई क्यू बी। ध्यान रखना कि इस केस में डेल्टा रेडियन में ही होना चाहिए, डिग्री में नहीं लेंगे। मतलब एंगल को कभी भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो रेडियन में ही होना चाहिए, ठीक है। बताइए, क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। तो सर्कुलर पाथ की मुझे लगता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। और सर्कुलर पाथ में मोशन तभी होगा जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, देखो ध्यान से। तो इसी में आगे बढ़ते हैं फिर फिफ्थ पॉइंट में। और फिफ्थ में लिखेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन हेलिकल पाथ, ठीक है। और ऐसा कब होगा? तो इसमें नीचे लिख देना है कि व्हेन एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर is not equal to 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। when angle between v vector and b vector is not equal to 0, 90 और 180। तो देखो किस तरह से मान लेते हैं कि सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने लिया है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम चार्ज पार्टिकल को कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से m कॉमा क्यू। और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v नॉट, वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रही है। थीटा कोई एक्यूट एंगल है, देखो ध्यान से। तो अब क्या लगता है, क्या कहोगे इसके बारे में? फोर्स भाई जैसे वी नॉट है तो वी नॉट के दो कंपोनेंट तुम कर लो। वी नॉट का एक कंपोनेंट कर लो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग विच इज वी नॉट कॉस थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट कर लो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर विच इज वी नॉट साइन थीटा। तो अब इन दोनों में से क्या कहोगे, किस कंपोनेंट की वजह से फोर्स लगेगा? चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कौन से कंपोनेंट की वजह से लगेगा और कौन से कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा? फिर वी नॉट साइन थीटा से पड़ेगा फोर्स। जैसे फोर्स लगेगा और वी नॉट कॉस थीटा की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वी नॉट कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया है। तो अब अगर तुम इसको कंपोनेंट में विजुलाइज करो तो देखो, अगर सिर्फ वी नॉट कॉस थीटा होता इसके पास तो ये स्ट्रेट लाइन में जाता, समझना। और अगर इसके पास सिर्फ वी नॉट साइन थीटा होता तो ये सर्कुलर पाथ में जाता, क्यों भाई?
और इसका जो सर्कल होता वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनता। ये हम लोग थोड़ा 3 डायमेंशनली देख रहे हैं। तो सर्कल और स्ट्रेट लाइन, अगर हम ये दोनों बातों को कंबाइन कर दें तो इसका जो पाथ निकल के आएगा ना, दैट पाथ इज नोन एज हेलिकल पाथ। ठीक है ना। देखो मेरे पास एक और डायग्राम है। देखो अभी एक एक करके बताते हैं सारी चीजें। ये जो पाथ है ये हेलिकल पाथ है। हेलिकल पाथ में अब हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया है उससे अगर हम इसको रिलेट करें तो ये वाला जो वेक्टर है, ध्यान से देखना, ये वी नॉट है और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया है। अब देखो ये डायग्राम में एक खास बात है, ठीक है, और वो तुम्हें ये सोचनी है कि पार्टिकल जिस पॉइंट से चलना शुरू हुआ है, ये जो डायग्राम लिया मैंने उसमें ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ध्यान से देखो तो जैसे जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ आगे भी बढ़ेगा और सर्कल में भी घूमेगा। तो ये बताओगे कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना बनेगा, क्यों भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। बताओ कितना होगा रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, क्यों भाई। सर सर सर्कल तो होगा नहीं, बेटा है क्या ना, एलिप्टिकल अगर होगा सर। नहीं नहीं हेलिकल है, बट तुम ऐसे समझो कि अगर हम इधर से देख रहे हो एक्स एक्सिस की तरफ से तो तुम्हें क्या नजर आएगा, ये बताओ। अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ से देखें तो तुमको क्या नजर आएगा। एक्स एक्सिस की तरफ से देखोगे मतलब उस हेलिकल के एक्सिस से देखोगे तो तुमको लगेगा सर्कल ही है। यस सर। एक्चुअली क्या है ना, सर्कल और स्ट्रेट लाइन का एक तरह से सुपरपोजिशन हो रहा है, बट सर्कल तो है ना। मीन सर एलिप्टिकल बन रहा है। तो यार इलिप्टिकल कहाँ से आ गया है ना, आप सुना बकने लगते हो। हेलिकल बोल रहे हैं तुम इलिप्टिकल बोल रहे हो। सर्कुलर है बेटा, सर्कुलर, सर्कल प्लस स्ट्रेट लाइन। और मैंने कहा कि इधर से देखोगे, अगर आप इस तरफ से देख रहे हो तो तुमको सर्कल ही नजर आएगा, तुम्हें हेलिकल थोड़े ना नजर आएगा। तुम्हें तो ये लगेगा जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग तो देखा है ना, स्प्रिंग जो होते हैं वो हेलिकल है। तो स्प्रिंग को अगर तुम केवल क्रॉस सेक्शन उसके एक्सिस के अलोंग से देखोगे तो तुम्हें लगेगा नहीं कि सर्कल ही है। हेलिकल कहाँ से ओ इलिप्टिकल कहाँ से आ गया। एम वी नॉट साइन थीटा अपॉन क्यू बी, इसका रेडियस बनेगा। क्यों, क्योंकि जो रेडियस है वो उसके परपेंडिकुलर वाले वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। अच्छा यहाँ पे हम एक टर्म और डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं पिच। और ये पिच हम लोगों ने स्क्रू गॉज में भी डिफाइन की थी। तो स्क्रू गॉज में भी जो थ्रेड्स बने होते हैं, जैसे जो नट बोल्ट है, नट बोल्ट में जो वो थ्रेड्स बने होते हैं, जिन थ्रेड्स के ऊपर वो नट चलता है, वो थ्रेड्स भी इसी तरह का शेप है, हेलिकल। तो दो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स के जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम लोग पिच बोलते हैं। तो स्क्रू गॉज में भी वही पिच है और यहाँ भी वही पिच है। यहाँ पे अगर हम पिच दिखाएं तो पिच ये वाला डिस्टेंस बनेगा। ध्यान से देखना इस डायग्राम को, ठीक है। और पिच को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे बताओ। सर mv नॉट cos थीटा into 2 pi m by क्यूबी। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एक टाइम पीरियड में, मतलब जितनी देर में एक बार एक चक्कर लगाया है उतनी देर में आगे कितना बढ़ गया है, करेक्ट। बताओ। सर तो हम इसको लिखेंगे वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। तो ये हो जाएगा 2 पाई एम वी नॉट कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। देखो ध्यान से, एक्चुअली तुमको देखो जो ये डायग्राम बना हुआ है ये तुम्हें ठीक तरह से बिल्कुल समझ लेना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे बस इसके ऊपर बनेंगे।
मतलब हो क्या रहा है वो तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है बताओ, क्या पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही है? बोलिए यस और नो। क्या पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही है, यस और नो? अरे कुछ जवाब नहीं सर। स्पीड चेंज नहीं हो रही है। क्या पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है? तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, वेलोसिटी Yes, चेंज sir. हो रही है, लेकिन स्पीड में कोई भी चेंज नहीं है, ध्यान देना। और एक खास बात जो अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहता है, मतलब गलती हो जाती है उसमें, वो ये है कि जैसे देखो मैंने इसको ओरिजिन से चलाया है, ये डायग्राम देखना ध्यान से, तो जब ये एक पूरा चक्कर लगा रहा है ना, तो एक पूरा चक्कर लगाने के बाद ये फिर से इसी एक्सिस को टच कर रहा है, देख रहे हो ध्यान से? मतलब ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है वो, अगर वो ओरिजिन से चला है तो एक्स एक्सिस को टच करेगा दोबारा, तो दोबारा जब टच करेगा तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगा? इसी को तुम लोग पिच बोल रहे हैं। मतलब ऐसे समझना कि जैसे ये लाइन हो गई और इससे तुमने एक स्प्रिंग को टच कर दिया है, स्प्रिंग इससे टच है, ये ध्यान रखना, स्प्रिंग के अंदर ये लाइन नहीं है। बोलो, ये बात समझ में आई? Yes, sir. हम्म, यस sir. सर। ठीक है ना? अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो कि ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये जो पार्टिकल है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्स एक्सिस, बताओगे क्या होगी? एक्स एक्सिस से पार्टिकल मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे गया है? जब ये पार्टिकल चल रहा है तो उसका एक्स एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है? सर रेडियस का डबल। रेडियस का डबल है, ठीक है ना? क्योंकि फिर से मैं कहूंगा कि जैसे मानो कि इस लाइन से तुम अगर कोई स्प्रिंग टच करोगे लाइन से, तो उस स्प्रिंग का कौन सा पॉइंट इस लाइन से सबसे दूर है? कितनी दूर है होगा वो? तो क्या 2 डायमीटर के बराबर होगा? Yes, sir. ठीक है, बताइए कोई डाउट? और कुछ नहीं है, मतलब इसमें पढ़ाने वाला और कुछ नहीं है, बस सब विजुअलाइजेशन है। हम्म, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए. डाउट है तो बोलिए। देखो क्वेश्चन है एक हमारे पास, करते हैं इसको। देखिए एक क्वेश्चन है, करो ट्राई। आया वो क्वेश्चन है, देखो एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम हमारा जो हेलिकल पाथ पड़ा है उसी से रिलेटेड है सीधे सीधे। अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे हम वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तुम देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा, और इस कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और दूसरा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, विच इज वी नॉट साइन 60। अब वो जो हेलिकल पाथ बनता है, तो एक तरह से हेलिकल पाथ का जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड से मैच कर रहा है, तो ये जो पार्टिकल है वो इस G पॉइंट से निकल के इस तरह से आगे जाएगा। बताइए क्यों भाई? और हम चाहते हैं कि वो S पे दोबारा से टकराए, तो जरा बताओगे कि क्या कंडीशन लगानी चाहिए S पे दोबारा टकराने की? ये S पॉइंट पे टकराए तो इसकी क्या कंडीशन होगी? ये जो डिस्टेंस है, क्या ऐसे बोल सकते हैं ये डिस्टेंस n टाइम्स पिच के इक्वल होनी चाहिए, मतलब पिच का Yes, sir. इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। बस इतना सा है क्वेश्चन। हम्म, जो ये जीएस डिस्टेंस है, दिस शुड बी इक्वल टू n टाइम्स पिच। अब जीएस डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, इट इज 0.1, n टाइम्स पिच, पिच का क्या वैल्यू होगा?
तो पिच को लिखते हैं 2 पाई mv0 cos 60। तो देखो mv0 मोमेंटम है, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी में लिख देते हैं, तो 2 पाई mv0 की जगह लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ 2m ke। देखो mv0 cos थीटा अपॉन qb, qb की जगह eb। देखो अब इसमें क्या क्या पुट कर देना है, काइनेटिक एनर्जी की जगह पुट करेंगे। अब 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो किलो को पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में। ठीक, मास इलेक्ट्रॉन है तो कितना लिखेंगे 9 इंटू 10⁻³ kg, और मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है। तो अब ये बताओ कि मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड के लिए n क्या लेना चाहिए, बोलो। 1 1 ले लेंगे। फॉर बी मिनिमम वी टेक n इक्वल टू 1। आ जाएगा ना, बताओ। Yes, sir. ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, और अभी इसके बाद हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे। ठीक है, हेलिकल। नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट साइन डालते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन combined electric and magnetic fields। Motion of charge particle in combined electric and magnetic fields। ठीक है, अब देखो अगर कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है तो हम लोग सिंपली ये बोलेंगे कि उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर दोनों तरह के फोर्स लग रहे हैं। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE भी लग रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू V क्रॉस B भी लग रहा है। तो जो टोटल फोर्स उसके ऊपर आएगा, ठीक है, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू E प्लस Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा फोर्स है, इट इज नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है ना, दिस कंप्लीट इज लॉरेंट्ज फोर्स। एक छोटी सी खास बात है जो तुम अलग से ध्यान रखो, और वो ये, लिखना है इसमें, when a particle when a particle is moving in combined electric and magnetic fields, then using वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी बताओगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इसमें से कौन सा फोर्स होगा जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है, या दोनों चेंज कर सकते हैं? क्यों भाई? इलेक्ट्रिक फोर्स। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो चेंज कर सकता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम इस पार्टिकल के ऊपर लगाएं कंबाइंड फील्ड में, तो उसमें वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लिखना होगा, मैग्नेटिक फोर्स का कोई वर्क डन लिखना ही नहीं होगा। और इस छोटी सी बात पे बहुत सारे मतलब गूगली टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। हमें करना क्या होता है, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस पता होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन लिखना होता है दोनों तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क करता नहीं है, ये हमको पहले से मालूम है, ठीक है ना, बिकॉज W मैग्नेटिक इज 0। तो कई बार बिना ये डिस्कशन किए कि पार्टिकल का पाथ क्या होगा, किस रास्ते से जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, टाइम कितना लगेगा, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। हमें सिंपली फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड में रिलेशन की बात कही होती है क्वेश्चन में, तो हम लोग डायरेक्ट उसका मतलब यही है कि उसमें कहीं ना कहीं ये लाइन यूज हो रही है। तो ये छोटी सी बात आप और ही ध्यान रखना, ठीक है। बोलिए।
Yes, sir. देखो इसमें क्वेश्चन ही करते हैं क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, कंसेप्ट मतलब कॉमन सेंस लगाना है। जितना पढ़ रखा है काइनेमेटिक्स में उतना काफ़ी है बस। देखो क्वेश्चन उसी से करते हैं, डीपीपी के ही। इसमें देखो ये क्वेश्चन नंबर 89। देखो ये ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 89। बेसिक बात बस इतनी है, दोनों फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सही से लिखना है और फिर जैसे पूछा हुआ है वो सॉल्व करना है। काइनेमेटिक्स लगानी है बस, लॉज ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स बस। देखो करो ट्राई। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से ये मैंने बना लिया एक्स डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन है यानी m कॉमा माइनस ई है एंड इट इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी भी दिया हुआ है 6 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब कह रहा है इट इंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर पॉइंटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक है और वो पॉइंटिंग अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन कितना है 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए जिससे वो उसी एक्स डायरेक्शन में कंटिन्यू करे। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो देखो ऐसे पॉसिबल ऐसे है कि कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है एग्जैक्टली उतना ही फोर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड भी लगा जाए तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो दोनों फोर्सेज आपस में कैंसिल हो जाए और वो जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। अब ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्यों भाई? क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लगेगा और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा E × E, बोलिए। तो हम चाहेंगे कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो लगे वो ऊपर की तरफ लगे। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स को लिख सकते हैं EVB। तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो आएगा EVB इज इक्वल टू E × E। तो यहाँ से B निकल आएगा कैपिटल E अपॉन V0। तो कैपिटल E है 3 × 10⁻⁴ एंड डिवाइड बाई V0, V0 है 6 × 10⁻⁶। तो ये कितना आता है? क्यों भाई? ये आता है 5 × 10⁻³ टेस्ला, ठीक है। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, बताओ भाई। तो इसमें लगाओ राइट हैंड पाम रूल। हम चाहते हैं फोर्स ऊपर हो, तो देखो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर हो गया, बताओ। वेलोसिटी राइट में हो गई, तो हमको बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होना चाहिए, बट ध्यान रखना कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो उल्टा करेंगे ना। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए? बाहर की तरफ होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, बताइए। आंसर ए आएगा, डी नहीं आएगा? बोलिए, ये बात क्लियर है या डाउट है? यस सर। ये बात जरूर इलेक्ट्रॉन के केस में थोड़ा ध्यान से चेक जरूर कर लो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। या तुम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे कि हम लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये हुआ कि Q × E वेक्टर प्लस Q × V × B 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आएगा कि E वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ V × B के इक्वल होना चाहिए। देखो E वेक्टर शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ V × B। तो अब ये चेक कर लो कि V × B किधर होना चाहिए, V × B किधर होगा, बोलो।
अब अगर हमने v इधर की तरफ लिया है, ध्यान से बताना, और b बाहर की तरफ है, तो v क्रॉस b किधर आएगा? बताओ, क्या v से b की तरफ फिंगर्स कर्ल करेंगे तो क्या v क्रॉस b का डायरेक्शन नीचे आएगा? और जो e है वो माइनस sir. ऑफ क्रॉस b है, तो इसका मतलब e ऊपर होगा। तो ये तुम ध्यान रख सकते हो, E वेक्टर, B वेक्टर और V वेक्टर। एग्जैक्टली यही डायग्राम बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, याद है? पढ़ रखा है तुमने? Yes, sir. तो कुछ ऐसा नहीं कि अलग है, एग्जैक्टली यही रिलेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी, वेव प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, बोलिए। और देखो एक और क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ था, बट अभी जेईई मेन में भी आ चुका है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग एनी डेटा। देखो करो ट्राई इसको। देखो इसमें आंसर, इसमें ए बी एंड डी आना चाहिए। देखो कैसे कह रहा है, पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E I कैप, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B K कैप, दोनों हैं। द वेलोसिटीज एट P एंड Q, तो P पे वेलोसिटी V है और Q पे वेलोसिटी 2V नीचे की तरफ है, यानी इसका जो पाथ है वो भी कर्व है और उसमें स्पीड भी चेंज हो रही है? अब देखो स्पीड अगर चेंज हो रही है तो स्पीड चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी उसका स्पीड चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हमको अप्लाई यही करना है, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से चलेंगे तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन है वो हो जाएगा Q इंटू ई, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2a। बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कैसे लिखते हैं, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 2a है, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर। तो देखो v फाइनल की जगह होगा 2v एंड माइनस v इनिशियल स्क्वायर v। तो यहाँ से देखो e की वैल्यू क्या निकल के आती है, क्या ये आ रही है 3/4 इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू इंटू स्मॉल ए। बोलिए, ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है? पहले बताओ। फिर कह रहा है रेट ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। तो ये बताओ कि एट पी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में क्या है, बता सकते हैं? तो वेक्टर फॉर्म में उसकी वैल्यू है क्यू ई आई कैप, और वेलोसिटी क्या है पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे वेलोसिटी है वी आई कैप। तो रेट ऑफ वर्क डन का मतलब पावर ही तो हुआ, तो पावर कैसे लिखते हैं, पावर होता है एफ डॉट वी। तो अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा क्यू ई इंटू वी। देखो तो ये वैल्यू भी देखो कितनी आती है, क्या ये 3/4 ई का वैल्यू रख देंगे तो एम वी क्यूब अपॉन ए आती है। बोलो, ये हो गया पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या रेट ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा रेट ऑफ वर्क डन बाई बोथ द फील्ड्स एट क्यू। तो ये बताओ एट क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का, तो फोर्स का डायरेक्शन तो यही है, और वेलोसिटी क्यू पॉइंट पे किधर है, तो वेलोसिटी क्यू पॉइंट पे जे कैप डायरेक्शन में है। तो क्या इन दोनों से अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स का पावर निकालेंगे तो जीरो नहीं आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और वेलोसिटी दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। देखिए ध्यान से, है नहीं? और मैग्नेटिक फोर्स का जो पावर है वो तो हमेशा ही जीरो होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल पावर होगा, टोटल रेट ऑफ वर्क डन, वो भी जीरो ही आएगा। क्लियर है? बताओ सारे ऑप्शंस। बोलिए, सारे ऑप्शंस क्लियर हैं? या किसी में कोई डाउट है तो बताइए। और देखो टीपीपी से देखते हैं।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखो करो ट्राई इसको। क्वेश्चन नंबर 12, देखो इसमें क्या कह रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों दिए हुए हैं। द चार्ज पार्टिकल इज शिफ्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू 1,1 अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, तो ये बताओ ओरिजिन से अगर 1,1 जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट सीधे सीधे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो क्या इसको 1 माइनस 0 आई कैप प्लस 1 माइनस 0 जे कैप बोल सकते हैं, यानी ये सिंपली आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा Q इंटू ई का वैल्यू रख दो, कितना बनेगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। देखो तो वर्क डन की वैल्यू बनेगी, देखो वर्क डन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही होगा, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो सीधे सीधे, क्या आएगा, ये हो जाएगा Q इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो ये सीधे सीधे 5 टाइम्स Q हो जाएगा। बोलिए कर लिया था या कोई डाउट? तो भाई कर लिया था या कोई डाउट? ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी निकाल सकते हैं। नहीं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते हैं, बट काइनेटिक एनर्जी कहाँ पता है हमको? V तो आ जाएगा ना, E और B पता है। नहीं स्पीड कैसे आएगा बताओ मुझे। V कैसे आएगा? E बोलिए। क्रॉस B से नहीं आएगा। अरे V क्रॉस B से जो फोर्स मिलेगा ना तुमको, वो फोर्स मिलेगा तुमको, मान लो स्टार्टिंग में मिलेगा, लास्ट में मिलेगा, बट स्पीड कैसे निकालोगे? Yes, वर्क sir. डन तो तुमको पहले ही निकालना पड़ेगा, बिना वर्क डन के हम पहले वर्क डन निकलेगा फिर वर्क डन से स्पीड निकलेगा, स्पीड डायरेक्ट कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। काइनेमेटिक्स लगा के कह रहे हो ना? Yes, sir. हाँ तो काइनेमेटिक्स थोड़ा और डिफिकल्टी पड़ेगा, आसान कहाँ पड़ेगा ये बताओ। Yes, sir. फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई काम नहीं। हाँ मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअली कोई काम नहीं है, ठीक है ना। और देखो 66 देखिए, 66 देखिए। इसमें देखो क्या कह रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q हैज एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट j कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E नॉट आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड दिया है B नॉट आई कैप, एक्ट ऑन द पार्टिकल, द स्पीड विल डबल आफ्टर अ टाइम। अब जरा इसमें एक बात ध्यान से देखना कि वेलोसिटी उसका दिया है v नॉट j कैप, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही x डायरेक्शन में है, E नॉट आई कैप B नॉट आई कैप, और ये पार्टिकल हो गया m q। तो सबसे पहले बात आती है कि जो अगर कह रहा है कि इसकी स्पीड डबल हो जाए, तो स्पीड का कौन सा कंपोनेंट, सॉरी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा इसमें, और कौन चेंज करेगा ये बताओ। क्यों भाई, तो वेलोसिटी का इसमें x कंपोनेंट ही चेंज होने वाला है, वेलोसिटी का जो दूसरा कंपोनेंट है विच इज परपेंडिकुलर टू x कंपोनेंट, जिसकी वैल्यू v नॉट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि वो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये बात समझना ध्यान से, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जो स्पीड चेंज हो भी रही है, तो वो कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, तो कह रहा है कि डबल कब हो जाएगा, तो ये बताओ कि डबल मतलब कि 2v नॉट हो जाए, तो ये बताओगे कि 2v नॉट होने के लिए vx क्या होना चाहिए, तो v नॉट स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर इज इक्वल टू
2v0 का स्क्वायर। तो यहाँ से vx की वैल्यू क्या आ जाएगी, vx की वैल्यू आ जाएगी √3v0। देखो vx की वैल्यू आ जाएगी √3v0। अब ये बताओ कि x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है। तो x डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही है, तो उसको लिखेंगे q∞/m। अब ये मूवमेंट अगर t इक्वल टू 0 है, ये मूवमेंट अगर t इक्वल टू t है, तो हम x डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो हम यूज करेंगे यूजिंग v इक्वल टू u प्लस at। देखो तो v की जगह होगा √3v0, u की जगह 0 होगा क्योंकि x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, प्लस 8 की जगह q∞/m और इंटू t। तो यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी √3mv0 अपॉन q∞। देखो √3mv0 अपॉन q∞। देखो बताओ कोई डाउट या क्लियर है। ठीक है बोलिए। सर इसको एक बार उस तरह से बता दीजिए सर। इक्वेशन सर मोशन में काइनेमेटिक्स में सर जो डिफरेंशियल इक्वेशन से करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्यों करोगे बेटा, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो सीधे सीधे ही हो जाएगा ना। उसका इनिशियल वेलोसिटी जो दिया हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, केवल इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो मैंने इसको सेम ही रखा, नीचे बना दिया बस। एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट चेंज हो रहा है और एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट चेंज करने वाला है एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन। तो क्वेश्चन ये कि कितनी देर में वो उसको चेंज कर देगा, बढ़ा देगा, ये है। ठीक है सर। देखो एक और कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। देखिए आंसर इसमें डी आना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, अभी जो किए हैं उसी तरह का रिपीट ही है एक तरह से। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, एंड कह रहा है टेस्ट चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी गिवन है एंड इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स इन दैट रीजन। मतलब फोर्स, नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स 0 का मतलब ये हुआ कि Q इंटू ई वेक्टर प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर, ये मिल के 0 है। तो अगर हमें ई वेक्टर निकालना है तो ई वेक्टर की वैल्यू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी हो जाएगी। बोलिए, तो माइनस ऑफ वी क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म से, क्यों भाई। ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी, वी कितना लिखेंगे, तो वी क्रॉस बी के लिए पहले आई जे के लिख लो, वी की जगह 3v0 माइनस v0 एंड 2v0 लिख लो, और b की जगह b0 2v0 एंड माइनस 4v0 लिख लो। तो ये कितना आ जाता है आंसर इससे, तो माइनस ऑफ b0 v0 इंटू 14j कैप प्लस 7k कैप। क्यों भाई, आई कैप वाला कंपोनेंट 0 हो जा रहा है, देख लो। क्लियर है, बोलो। यस सर। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके जो भी क्वेश्चंस अभी मिलेंगे तो वो आप एक बार कर लीजिए सारे, डीपीपी से भी और एचसीवी से भी।